चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। हम आ गए आपके, वैसे तो हमने देखो ये रिएक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट बनाया हुआ था एक, ये CRA मेथड से बनाया। किससे बनाया हुआ है? CRA मतलब क्रिएट रिएक्ट ऐप से। हम आगे जितना काम करेंगे वो सबका सब वाइट के तो करें। वाइट का प्रोजेक्ट बनाना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, वो आपको दिखा देता हूँ, आप लोग बना लेना। ये आप यहाँ सिर्फ लिखेंगे ना वाइट क्रिएट ऐप रिएक्ट ऐप, ये आ जाएगा। आप इस वाइट के मेथड पे जाएं और बस सिंपल है गेटिंग स्टार्टेड, ये बताएगा। ये रहा, आपने ये कमांड चलानी है। ये चलाएंगे वो 2 से 3 चीजें पूछेगा, उनके आंसर देने बस, और यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट चल जाएगा। प्रोजेक्ट में जाएंगे npm इंस्टॉल npm रन dev, ये आपका कमांड होता है। npm स्टार्ट होता है यहाँ के प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, उसका होता है npm रन dev। ये सीधा सीधा दिया हुआ, कोई बड़ी चीज नहीं है। अभी हम करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। लेकिन यूजुअली पुराने प्रोजेक्ट्स जो बने हुए इतने सालों से, ये 1 साल हुआ है ये लॉन्च हुआ है वाइट। इससे पहले CRA वाले प्रोजेक्ट बने हुए थे। अच्छा, वाइट इज, आप ये देख लो कि वाइट 100 टाइम्स समझ लो इससे फास्टर होगा वर्किंग के लिए, ठीक है। तो काफी फास्ट है इसके मुकाबले मॉड्यूल्स रन और मॉड्यूल से चीजें गेट करने में, इसलिए ठीक है। तो उसके हिसाब से हम इंशाल्लाह लेके चलते हैं। आते हैं यहाँ पर, कोई बड़ा फर्क नहीं, फोल्डर स्ट्रक्चर भी सेम है, सिर्फ फोल्डर में नाम चेंज है बस, ठीक है, 1-2 बाकी सेम है। अब आ गया, ये हमारे पास बेसिक चीज थी जिसको लेके हमने चलना था। भाई यहाँ पर पैकेज जेसन की फाइल थी, ये हमने देखा। पैकेज लॉग जेसन है, गेट इग्नोर है, ये तो हमने देख लिया। SRC और पब्लिक है। मैंने आपको बताया था सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल यहाँ पे, सबसे पहले चलाने के लिए कमांड क्या चीज चाहिए? पैकेज जेसन चाहिए। आपके कंप्यूटर में अगर नोड मॉड्यूल इंस्टॉल है और आपको एक पैकेज जेसन की फाइल मिल जाए, आप क्या कर सकते हो? नोड मॉड्यूल्स बना सकते हो। पहली चीज तो ये हो गई। अच्छा, पैकेज जेसन भी ना नहीं है ना फाइल, आप .json नाम की एक फाइल बना सकते हो, उसके अंदर भी ऑब्जेक्ट है। बस कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए प्रोजेक्ट को रन करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, वो रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर लिखी हुई है पैकेज जेसन के अंदर। अगर आपको ये रिक्वायरमेंट्स पता है तो दैट्स फाइन, आप अपना प्रोजेक्ट चला लें। ये चीजें हैं कि भाई नेम में रिएक्ट क्लास आ गया, वर्जन लगेगा, प्राइवेट लगेगा, ये बेसिक चीजें ये आ गई तो बस खत्म। आप ये नॉर्मली लिख दें किसी फाइल में और वहां जाके पैकेज जेसन हो गया। देन आप मॉड्यूल इंस्टॉल करें, इंस्टॉल हो जाएंगे मॉड्यूल इंस्टॉल हो गए। अब जब मॉड्यूल को रन करेंगे तो वो 2 फाइल्स लाजमी बना लेगा npm स्टार्ट में। क्या फाइल्स का नाम है? पहली index.html जो कि पब्लिक के फोल्डर में होनी चाहिए। सेकंड index.js जो कि SRC के फोल्डर। ये मेजर मेन स्ट्रक्चर सब कुछ यही है। अच्छा, ये तो हमारे पास है, जब मैंने आपको सिखाया 0 से आप प्रोजेक्ट रेडी करते हैं इस तरीके से। अच्छा, एक्चुअल प्रोजेक्ट आपका ऐसे आ रहा होता है, ये फेव आइकन और फिलाना और ढिमकाना इस तरीके से। चलो बहरहाल अभी हम एक काम करते हैं, जो हमने प्रोजेक्ट पे काम किया था हम उसी प्रोजेक्ट पर आते हैं, वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं कुछ चीजों को, उसके बाद देखेंगे। तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि भाई देखो, पब्लिक index.html पे आप गए, यहाँ आपके पास सामने बिल्कुल नॉर्मल HTML का टेक्स्ट है, कोई मसला यहाँ तक HTML है। और ये आपके पास एक आईडी दे दी आपने रूट के, इस डिव के अंदर मेरा प्रोजेक्ट रहेगा। HTML है भाई, ठीक है। इस आईडी को कहाँ यूज किया? इसको यूज किया मैंने SRC के फोल्डर के अंदर index.js, और यहाँ मुझे कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं है क्योंकि नोड मॉड्यूल्स ऑटो कनेक्ट कर रहा है। अच्छा, अब मैंने आपको एक बात बताई थी, एक चीज है कि रिएक्ट डॉम को लेकर आना है। रिएक्ट डॉम क्या करता है भाई? जल्दी से बताओ। एक वर्चुअल डॉम क्रिएट करके देता है। अब वो वर्चुअल डॉम क्या है वो आपको लास्ट टाइम बताया था मैंने कि भाई सिंपल सा एक वर्चुअल डॉम है, मतलब ये कि लिखा हुआ वहां ओरिजिनल टेक्स्ट के अंदर ये नहीं है, ये इमेजिनरी है, नजर आता है फिर गायब हो जाता है। वो अब हम देखेंगे कैसे। रिएक्ट में आप आए, रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है। अगर मैं दोबारा मिटा के दोबारा लिखना बताऊं तो आपको बताता हूं, ये जो रिएक्ट डॉम है ना, रिएक्ट डॉम, इसके अंदर एक ये ऑब्जेक्ट है रिएक्ट डॉम का, इसके अंदर एक मेथड है जिसको बोलते हैं क्रिएट रूट। और क्रिएट रूट क्या करता है? रूट क्रिएट करता है जहां का आप देना चाहो। अब हमने देना डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी में हमारे पास रूट था, ये ऑटो उस रूट को वहां से गेट कर लेगा। ये आ गया अब ये रूट बन गया एक्चुअल हमारे पास कि भाई जो वर्चुअल डॉम का डेटा दिखाना है वो किस जगह दिखाना है? इस रूट में दिखाना है। और रूट क्या है? वो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, हमारे पास index.html की जो फाइल है वो रूट है। समझ गए यहाँ तक बात? क्लियर। चलो आगे चलते हैं। ये हो गया। देन मैंने आपको बताया इसको हम एक कांस्टेंट चीज में सेव कराना चाहते हैं जिसको हम बोल देते हैं रूट एलिमेंट बोल दो, रूट बोल दो, व्हाटएवर जो भी आपका नाम है। अब रूट जो है ना,
ये रूट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर जब आप डॉट मारते हो ना, डॉट लगाते हो तो आपको दो चीजें मिलती है, अनमाउंट और रेंडर। ठीक है, माउंट अनमाउंट क्या होता है हम आगे जाके पढ़ेंगे। माउंट होती है रिएक्ट की लाइफ साइकिल ऑफ रिएक्ट पढ़ेंगे कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आप समझ लो रिएक्ट के अंदर कि रिएक्ट की लाइफ साइकिल कैसे काम करती है। मतलब रिएक्ट में पहले यूआई रेंडर होता है या पहले जो है वो कोड रीड होता है, ऐसे मल्टीपल चीजें, दो चार चीजें, तो वो एक पूरा इसका लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल आप गूगल पे लिखोगे स्टार्ट में आ जाएगा रिएक्ट का लाइफ साइकिल ऐसे चल रहा है, यूट्यूब पे लिखोगे 2 मिनट 3 मिनट की वीडियो में आपको लाइफ साइकिल समझाया होगा। अच्छा, अब डॉट आपने लिखा, उसके बाद यहां पर एक ऑप्शन है रेंडर। रेंडर मेथड क्या करता है, ये असल में करवाता है शो। क्या शो करवाता है, यहां जो आप HTML लिखते हैं ना, आप HTML लिख सकते हैं इसके अंदर डायरेक्टली। ठीक है, मैं आता हूं यहां पे, इसको इस तरह एक एलिमेंट में रैप कर देता हूं और कोई भी चीज मुझे जो चाहिए यहां पर वो मैं एक एलिमेंट ऐप में वो कर देता हूं, रैप कर देता हूं। ऐप आएगा कहां से, क्या है ऐप, ये ऊपर दिया हुआ है। इसको इंपोर्ट कराने के लिए आपके पास कंपोनेंट्स होने चाहिए। ये मैंने मल्टीपल बनाए हुए थे, इनको मैं डिलीट करता हूं। हम जीरो से सारी चीजें बनाएंगे। ये तो ऐप बना दिया मैंने यहाँ पर। ऐप को असल में क्या है, इंपोर्ट करना था। यहाँ पर एक app.jsx बनाया था। JSX क्यों बनाया था वो मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था। क्यों बनाया था JSX, जावा सिंटैक्स एक्सटेंशन, ताकि मैं अगर HTML का टैग लिखूं तो HTML लिख के एंटर मारूं, टैग खुद आ जाए। ठीक है, अच्छा ये जो फंक्शन है रिएक्ट के कंपोनेंट और नॉर्मल फंक्शन के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, जो नॉर्मल फंक्शन होता है उसके लिए रिएक्ट में रिटर्न जो है वो नेसेसरी नहीं होता, लेकिन कंपोनेंट के अंदर रिटर्न लाजमी चीज है। रिटर्न तो होगा। एक ये चीज। दूसरा, इस कंपोनेंट का जो पहला लेटर है वो कैपिटल होगा नाम के अंदर, तभी वो कंपोनेंट बनेगा। ये चीज भी हमने देखी थी, ये कुछ। तीसरी चीज, इसके रिटर्न के अंदर आप डायरेक्ट HTML लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट HTML लिख सकते हैं। आपको दूसरे, अब हम बनाकर देखते हैं भाई। आपने एक फंक्शन बनाना है, सिंपल आप बनाए फंक्शन और उसको कर दें ऐप और ये कर दिया और यहाँ ये, ठीक है, ये आ गया। इसके अंदर आप एक पार्ट बनाते हैं रिटर्न। रिटर्न किया, यहाँ ये आ गया। ठीक है, और अच्छा एक मिनट, क्या एरर है, क्या चीज, हाँ रैप हो गया, सॉरी मैंने कहा ना इसका वो जो रिटर्न है वो लाजमी रैप होना चाहिए HTML के अंदर। अब HTML में आप इसको डिव बना दो या खाली रैप कर दो, व्हाटएवर आपकी मर्जी, आप वैसे कर दो। तो नेसेसरी है इसके लिए कि एटलीस्ट ये क्या कर रहा हो, एक HTML कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। तो ये हमने लिख दिया नॉर्मल। ये हो गया एक फंक्शन। अब ये फंक्शन कंपोनेंट बनेगा। अब ये कंपोनेंट के तौर पे काम करेगा। फंक्शन भी आप बना सकते हो। इसके अंदर मुझे बिलफर्ज एक फंक्शन चाहिए, जो बिलफर्ज क्या करेगा, फंक्शन, और मैं यहां अगर लिख देता हूं, अब जावास्क्रिप्ट लिखनी है ना, सॉरी जावास्क्रिप्ट मुझे लिखनी है, मैं यहां लिख सकता हूं। मैं डायरेक्ट यहां पे एक फंक्शन बनाऊं, इसके अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन बन रहा है। यहां मैं बोल देता हूं क्लिक CLK, क्लिक कर दूं, ये करने के बाद यहां और यहां जावास्क्रिप्ट लिख दो क्लिक मी। ठीक है, और इसको मैं कंसोल पे प्रिंट करा दूं, console.log, और ये करके इसको ऐसे प्रिंट करा दो, सॉरी ये, और मैं यहाँ आके CLK को प्रिंट भी वो भी करवा दूं। ठीक है, रिटर्न में ऐसे लिख दिया, ऐप को वहां पे रिटर्न किया। अब जरा इसको चलाते हैं प्रोजेक्ट को, कंट्रोल C CLS, ओ कंटेंट क्लियर नहीं है, सॉरी। स्टार्ट मेरा ख्याल है मैंने कर दिया था पहले, दोबारा क्लिक किया है। अच्छा यहाँ आ गया मेरा प्रोजेक्ट। ठीक है, और यहाँ आते हैं ऐप के अंदर मैंने ये चीज़ भी की है। ठीक है, अभी एक चीज़ है, यहाँ एक एरर है, वो अभी हम रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, इंपोर्टेड एज ऐप तो इंपोर्ट की है पर इंपोर्ट हुई नहीं। क्यों, क्योंकि इंपोर्ट तो कर लिया यहाँ पे, यहाँ से एक्सपोर्ट ही नहीं हो रही। तो आप एक्सपोर्ट करेंगे इसको यहाँ नीचे, इसके लिए मैं लिख देता हूँ क्या होता है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट पे करो। अभी आपको पता है कितने किस्म के वो होते हैं, 2 तरह के, क्या क्या, हाँ डिफॉल्ट और बाय नेम्ड। ये अभी हमने डिफॉल्ट किया। अब आगे देखते हैं, चलेगा, आओ चेक करते हैं, Ctrl+Shift+I, लेट्स चेक ऑन क्लिक में चल रहा है आपका कोड। ठीक है, आपका कंपोनेंट भी लग गया, और कंपोनेंट के अंदर ये है फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन। बट दिस फंक्शन इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज अ
कंपोनेंट, ये एक कंपोनेंट है, ये रहा। इसके अंदर मेरे को कुछ रिटर्न करना लाजमी था क्या? नहीं किया ना रिटर्न मैंने, चल गया। फिर भी यहां पर क्या है, यहां लाजमी था कि रिटर्न करूं, वरना देखो एक एरर आ रहा है मेरे पास। ठीक है, सेव कर रहा हूं, ये रिटर्न मॉड्यूल बिल्ड फेल्ड बोल रहा है भाई। ये जो बेबल है वो इसको लोड ही नहीं कर पा रहा, वो बोल रहा है भाई ये क्या लिखा है आपने रिटर्न में? भाई ये रिटर्न में बता दिया उसको, ये JSX है। अच्छा, ये एक्सपोर्ट ऐसे भी लिख सकते हो आप, ये भी कर सकते हो कि फंक्शन है ना, ये फंक्शन, और यहां आप लिख दो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ये बस फंक्शन। अब ऑटो हो गया डिफॉल्ट पे, ये इस तरीके से आप बना सकते हो। ये रहा फंक्शन, ये सॉरी ये, ठीक है, ये भी आपका फंक्शन बन गया। एक्सपोर्ट ऊपर भी कर सकते हो। इस सब की जगह आप ये छोड़ो, अगर आप ये फंक्शन बना रहे हो .jsx नाम लेके आप करें RAFC करेंगे तो एरो फंक्शन आएगा, RFC करेंगे तो नॉर्मल जो फंक्शन होता है उस टाइप का फंक्शन आएगा, एरो फंक्शन नहीं। ये रहा एक्सपोर्ट के साथ। समझ गए यहां तक बात? क्लियर है? ये लास्ट टाइम जो हमने पढ़ी थी उस चीज को हमने दोबारा से रिपीट करके देखा, इसमें क्या क्या चीजें वो देखा। डिव ऑटोमेटिक इसके अंदर डिव बना हुआ आ रहा है, आप चाहो डिव बनाओ चाहे आप रैप कर दो, व्हाटएवर। बाकी चीजें बहुत सिंपल है। किसी को यहां तक कोई क्वेश्चन है? तुझे तो कुछ समझ नहीं आया होगा बेटा काशान, हाँ जी? अच्छा, पुरानी क्लास देखनी है बेटा, इसमें क्लास नहीं छोड़ना। ये मुश्किल चीज नहीं है, बहुत आसान है। जैसे मैंने बताया, मैंने सिर्फ 2 लफ्ज वहां से इनको पढ़ाए थे स्ट्रक्चर में यार, ये रहा, और ऐसे इंपोर्ट ऐसे एक्सपोर्ट, बस 3 चीजें टोटल, या 2 चीजें नहीं पढ़ाई थी बिल्कुल छोटी सी। वो लास्ट वाली वीडियो देखोगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लास्ट वाली वीडियो मैंने पूरा प्रोजेक्ट खोला, उसमें खुद फाइलें डिलीट की है, फिर एक फाइल बनाई है, उसके अंदर 2 चीजों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया, कंपोनेंट्स बनाए, बस कहानी का। आपकी ये हो गई एक्चुअल एप्लीकेशन। ये आपकी पूरी वेबसाइट चलेगी, इंडेक्स के पेज पर सिर्फ ये रहेगा, ठीक है, और ऐप के अंदर ये रहेगा। यहां तक बात समझ गए? क्लियर है? कहानी खत्म, इसको बंद कर देते, अब खत्म कर दो। अब आपने करना क्या? कुछ भी नहीं करना, चिल मारो यार। यहाँ आओ, आप जब भी कभी अपना रिएक्ट का कोई नया प्रोजेक्ट डाउनलोड करेंगे, उसको समझ लो आपने यहाँ npm किया, cmd npx क्रिएट रिएक्ट ऐप आपने किया, थोड़ी देर में क्रिएट रिएक्ट की ऐप क्रिएट हो गए, सामने आ गए, बस खत्म। अब आपने कुछ नहीं करना, समझ लो नई ऐप है, आपने cmd ओपन, सॉरी आपने VS कोड ओपन करना है और ऐप को सीधे सीधे चला लेना जैसे है। ऐप को छेड़ने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ आ गए ना, आपको कुछ ओपन करने की जरूरत नहीं, बस इस फोल्डर में हो, फोल्डर पे आप डायरेक्ट कर दो cls और npm स्टार्ट, बस कुछ भी नहीं छेड़ा इस प्रोजेक्ट के अंदर, जैसा था वैसे का वैसा ही चल रहा है। और यहाँ पर आते हैं, हम अपना अकाउंट ओपन करते हैं ताकि इसी अकाउंट में ओपन हो जाए। लोकल होस्ट 3000, ठीक है भाई, ऑटो चल जाएगा, रिएक्ट किया, बस परफेक्ट। लोकल होस्ट 3000 पर मेरी एक रिएक्ट की एप्लीकेशन चल रही है, जो कि फर्स्ट एप्लीकेशन ये थी। यहां तक सब समझ गए? क्लियर है? ये तो हो गया, मैंने फोल्डर स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत बेसिक आपको समझा दिया, अभी डीप डाउन उसमें और जाएंगे आगे की तरफ, लेकिन अभी तो बेसिक आते हैं। यार अब ऐप पे काम करना है, क्या है? कुछ भी नहीं है भाई, बहुत आसान है। आप आओ सोर्स पे, सिर्फ ढूंढो app.js। देखो इंडेक्स में यहाँ पर भी इसने क्या किया, ऐप को रैप किया है, बहुत सारी चीजों में रैप किया हुआ है, रिस्ट्रिक्टेड मोड, ये सब पता नहीं क्या है, उसको पढ़ेंगे आराम से, फिर देख लेंगे ये क्या है, पता नहीं क्या, छोड़ो। ऐप तो मुझे दिख रही है ना, इसी तरीके से ऐप में रैप हुआ था, मैंने भी ऐप को रैप किया था, देखो, लेकिन मैंने खाली वाले में किया था, ये ऐसे करके, ऐसे किया, ऐसा ही था, ठीक है। इसने ये एक रिएक्ट रिस्ट्रिक्टेड मोड, स्ट्रिक्ट मोड है, ये लगाया। स्ट्रिक्ट मोड मैंने आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर भी बताया था, जावास्क्रिप्ट में भी स्ट्रिक्ट मोड बताया था मैंने आपको, यूज स्ट्रिक्ट का वर्ड लिख के। जावास्क्रिप्ट में मैंने बताया था, देखो आप अगर एक वेरिएबल बनाओ, आप लिखो a = 10 b = 5, नीचे लिख दो a प्लस, कंसोल पर लिख दो a + b, आ जाता है ना आंसर, कुछ नहीं कहता। अगर आप स्ट्रिक्ट ऊपर सिर्फ हैशटैग लगा के और लिख दोगे यूज स्ट्रिक्ट, बस ये लिख दोगे, अब आप लिखोगे ना a और b, वो एरर देगा, बोलेगा a and b इज नॉट डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर नहीं किया आपने, फिर कॉन्स्ट वॉर या लेट लगाना नेसेसरी हो जाएगा। भाई वेरिएबल को डिक्लेयर लाजमी करना पड़ेगा। तो ये जो स्ट्रिक्ट मोड लगा हुआ है ना, ये सारी चीजें फॉलो कर रहा है। ये यही नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें जो फॉलो कर रहे हैं, अभी आगे जाके हमें देखने को मिलेंगी ये सारी चीजें कि ये कितना फायदा दे रहा है, ठीक है। तो बहरहाल अभी ये कि आप डायरेक्ट कोई वेरिएबल नहीं बनाएंगे, ये तो हो गया। आपने काम किस में करना है? app.js में, app.js है, ये रहा app.js बनाया। अब सिर्फ app.js बना के कनेक्ट की हुई है, ठीक है। मैंने आपको बताया था JSX लिखो या JS लिखो, दोनों चलेगा, लेकिन
JSX लिखने से क्या होता है, एक्सटेंशन इजी मिल जाएगी आपको, ठीक है। दूसरा ये कि आगे जितने भी हमारे कंपोनेंट्स होंगे वो इसके हिसाब से ही चलेंगे। आगे आते हैं यहाँ पर A के साथ, देखो अब H1 नहीं आ रहा, ये एक मसला है। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा क्यों किया। और देखो यहाँ क्या कोड लिखा हुआ है, एक div है, उसके अंदर हेडर है, हेडर के अंदर इमेज है, इमेज के अंदर क्या ये P है, और उसके अंदर ये लिखा हुआ है, और ये सब है। कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? इजी है ना, कोई मसला, ठीक है। अब एक बात समझो, एक चीज तो है यहाँ पे पहला फर्क कि जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको क्लास, किसी को क्लास देनी होती थी तो आप क्लास लिखते थे, यहाँ पे क्या है, क्लास नेम, ठीक है। और कौन सा केस यूज हुआ है, कैमल केस। अगर आपको यहाँ रिएक्ट भी कनेक्ट करनी है, बूटस्ट्रैप कनेक्ट करनी है, आप कनेक्ट करोगे तो वहां ये नहीं लिखना किसी भी उसमें क्लास, ये होगा क्लास नेम। क्लास क्यों नहीं होगा, क्लास वर्ड जो है रिजर्व्ड है यहाँ पे। किस लिए? मैंने आपको बताया था दो किस्म के कंपोनेंट होते हैं, एक क्लास कंपोनेंट होते हैं और एक जो अभी फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट। तो क्लास वर्ड फिक्स है, जैसे आप कहीं पर भी फंक्शन का वर्ड नहीं यूज कर सकते। मैं किसी वेरिएबल को नाम दे रहा हूं ना, मैं बोलूं कॉन्स्ट, मैं इसको कुछ भी नाम दे सकता हूं FUN के, लेकिन मैं फंक्शन नाम नहीं दे सकता बराबर है 10 के। वेरिएबल बना रहा हूं, नहीं बन सकता, क्यों? क्योंकि ये वर्ड क्या है, रिजर्व्ड है, ठीक है। ये तो इसी तरीके से हमारे पास क्लास वर्ड क्या आ जाता है, रिजर्व होता है। इस वजह से हम यहाँ पर क्लास नेम यूज करते हैं। क्लियर होगी, एक चीज आसान सा फर्क था। बाकी क्लास को नाम दे दिया इसने, ऐप की क्लास, ये ऐप की क्लास तो दे दिया। ऊपर एक और चीज देखो, दो चीजें क्या किया है, इंपोर्ट। इंपोर्ट ये क्या है, लोगो इंपोर्ट किया हुआ है। अगर मैं इस लोगो को हटा दूं, सेव करूं, यहां वो बोला लोगो इज नॉट डिफाइंड। किधर, ये इस लाइन के अंदर लोगो डिफाइन नहीं हुआ हुआ इमेज में। क्यों? क्योंकि उसकी सोर्सिंग ऊपर से आ रही थी। वो अभी मैं इमेज लगाना बताऊंगा आपको, इमेज कैसे लगेगी इसके अंदर, कैसे काम होगा। ये रहा, ठीक है। और ये हेडर भी उड़ा देते हैं। तो पहली चीज तो ये समझ लो कि डिजाइन करते हुए ना लोगो शोगो उड़ा दिया मैंने। ऐप के अंदर 0 से काम करते हैं, ये आ गया। अब यहां पर ना इस मेन ऐप के अंदर, ये आपकी असल में ऐप है, इसमें जो फाइल कनेक्टेड है ये क्या है, ऐप डॉट, मैं यहां कुछ लिखता हूं, चलो h1 हेलो क्लास। आ रहे इस तरीके से ना, आते हैं, देखो आ गया। अब देखो ये जो h1 है ना, सेंटर में था सारा कुछ, ये जैसे ये क्लास हटा रहा हूं मैं, ये CSS लगती है तो सेंटर में आ जाता है, CSS हटती है तो सेंटर में नहीं। अच्छा, इसका ताल्लुक, इसका मतलब यहां होगा, ऐप की क्लास से था, इस डिव के अंदर जो है उसको सेंटर कर दो। तो ये CSS कहां लिखी हुई है, यहां एक फाइल है app.css, ये है CSS की फाइल। इस CSS में क्या है, ये मुझे पढ़ाने की जरूरत है, ये नॉर्मल CSS है, इसमें कुछ 10, ये बिल्कुल सिंपल है। देखो अभी बताओ क्या किया हुआ है, ऐप के अंदर क्या किया हुआ है, टेक्स्ट अलाइन तो सेंटर ही जाएगा, बाकी लोगो वोगो सबको अलग अलग डिफाइन किया हुआ। तो इसके अंदर आप ऐप की CSS लिख सकते हैं, ये ऐप की CSS बनी हुई, ये ऐप का JS है, और यहां पर ही समझ लो HTML और जावास्क्रिप्ट दोनों लिख सकते हो। क्लियर? लेट्स सी आगे क्या करते हैं। मैं ये हटाता हूं और ये क्लास नेम हटा देता हूं। अभी यहां पर कोई क्लास नहीं अटैच है, बिल्कुल सिंपल है। अगर मुझे इंपोर्ट ये किया हुआ है, ठीक है, कोई भी चीज अगर मुझे ऐसी यूज करनी है जिसको इंपोर्ट यानी कि थर्ड पार्टी कोई चीज इसके साथ अटैच करानी है, तो यहाँ लिंक नहीं लगेगा। जैसे उसमें होता है ना ऊपर हेडर में जाके लिंक लगाओ, यहाँ हेडर में जाके लिंक नहीं लगाना। यहाँ आप क्या काम करोगे, इंपोर्ट करोगे। जिसको इंपोर्ट करोगे वो क्या कर जाएगा, चल जाएगा। बात समझ गए यहाँ तक? क्लियर है? ठीक है। मैंने आपको बताया ये जो ऐप है ना, असल यहाँ आपकी पूरी एप्लीकेशन होगी, पूरी एप्लीकेशन का काम इसी ऐप के एक फोल्डर के अंदर, एक के अंदर है। लेकिन जितना भी काम होगा ऐसा नहीं कि यहाँ बड़े बड़े डिव बन रहे होंगे, नहीं, हर चीज का एक कंपोनेंट होगा। यहाँ पे हर चीज का क्या होगा, जैसे कि एक नैव बार का कंपोनेंट जुड़ जाएगा, एक इस चीज का कंपोनेंट, ऐसे मल्टीपल कंपोनेंट्स जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि अभी हमने देखा, अच्छा जावास्क्रिप्ट जब लिखनी होगी आपको किसी भी कंपोनेंट की, हर कंपोनेंट की जावास्क्रिप्ट के लिए ये रहा, रिटर्न से ऊपर देखो फंक्शन है ना, ये फंक्शन है, ये पूरा यहाँ पर आप जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो, रिटर्न से ऊपर, ठीक है ये। और अगर रिटर्न के अंदर लिखना है यहाँ पे, तो यहाँ पर तो आपको पता है जावास्क्रिप्ट ऐसे लिखी जाएगी, सिर्फ इस ब्रैकेट में। और यहाँ लिखना है तो ये तो है ही जावास्क्रिप्ट है। यहाँ तो अगर आप लिख दो console.log और यहाँ आप लिख दो 2+2, डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। Ctrl+Shift+I एंड लेट्स सी, आपको 4 लिखा हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, इसी 4 को अगर मैं स्क्रीन पे चाहता हूँ तो अब वहां पर क्या होता था पहले वाले केस में,
वहां मैं इसको यहां वेरिएबल में डिफाइन करता था और यहां लाके प्रिंट करता था। ऐसा ही यहां दोनों तरह है। बिलफर्ज में ये भी कर सकता हूं, मैं करूं कॉन्स्ट ए बराबर है 10 के, कॉन्स्ट बी बराबर है 20 के, ठीक है, ये हो गया। और मैं यहां पर कर दूं प्रिंट कराना है तो मैं यहां पर कर दूं h1, सॉरी ये h1, और यहां कर दूं मैं ऐसे करके a प्लस बी। अब वो a प्लस बी को पहचानता है डायरेक्ट, ये रहा 30 यहां पर आ गया। यहां तक बात समझ गए? समझ आ रही बात? कितना काम आसान हो गया। वो जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और डॉट एंड टेक्स्ट इनर टेक्स्ट बराबर है, ये करने की जरूरत ही नहीं है। आपने यहाँ पर सिंपल जावास्क्रिप्ट, तो ये चीज आपने बेसिक समझनी कि यहाँ पर आप डायरेक्टली ये वाला काम कर सकते हैं। तो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट या फंक्शन, लेकिन एक चीज है यहाँ आप ये नहीं कर सकते कॉन्स्ट ए बराबर है 10 के, यहाँ आप जावास्क्रिप्ट नहीं लिख सकते। यहाँ आप सिर्फ जावास्क्रिप्ट का आंसर लिख सकते हो। अब मुझे एक बात बताओ, HTML के टैग के अंदर कभी आप ऐसे लिखते थे HTML में कि h1, बिलफर्ज ये आ गया एक h1 का टैग, और इसके अंदर कभी आप लिखते थे कि भाई a प्लस b ऐसे करके? ये तो नहीं होता था ना। तो इसका मतलब यहां पर आप किसी a या b को डिफाइन नहीं करोगे, सिर्फ रिजल्ट वाली चीजें, जो चीजें प्रिंट होती थी ना, वो आप यहां शो करवा सकते हो। समझ रहे हो यहां तक बात? किसी का कोई सवाल है यहां तक? कोई क्वेश्चन? सिंपल है, बहुत आसान सी चीज है कि भाई यार इस तरीके से यहाँ पर ये वर्किंग कर। अच्छा, मैं पहले तो इसको पूरे को हटाता हूँ, RFC करके ये वाला कंपोनेंट सीधा लाता हूँ। दूसरी चीज मैं यहाँ आता हूँ, इसको अपनी आसानी के लिए .jsx कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये आपने कर दिया। अब क्या है, h1 लिखूंगा, सीधा सीधा टैग आ जाएंगे, ये रहा। अब जितना भी काम करना है ना, नए नए कंपोनेंट बनने, मेजर ये रहा। अब app.test है, ये टेस्टिंग के पर्पस के लिए होता है, इसको भी हम देखेंगे यार इसके अंदर क्या क्या चीजें बेसिक। अभी मेरा ताल्लुक है किससे, index.js। और हाँ, मजे की चीज index.js है ना, उसकी भी एक CSS लगी है, index.css, इसके अंदर भी एक CSS लगी हुई है बाय डिफॉल्ट वाली, ठीक है। इसको भी अगर आप क्लियर कर दोगे, यहाँ आ जाओ, रिफ्रेश करो, इधर आ जाओ, आप लिख लो h1 हेलो क्लास। अब देखो h1 कैसा लिखा हुआ है, हेलो क्लास कैसा लिखा आ रहा है, और जब ये था कोड तो कैसा लिखा हुआ आ रहा है। समझ गए? वो टाइपिंग चेंज है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये देख लो भाई, आप वेबकिट फॉन्ट समथिंग लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, उसके बाद फॉन्ट फैमिली अलग से लगी हुई है, फिर ये सोर्स अलग से लगी हुई है, तो सारी चीजें यहाँ पर अलग से डिफाइन हुई है। बहरहाल इसको हटाते हैं, आप इसको कैंसिल करना चाहो, बोलो भाई इंडेक्स का भी नहीं चाहिए, आप हटा दो। अच्छा, यहाँ जो चीज लगाओगे ना, वो यूनिवर्सल चलेगी। इस पे जो चीज आप लगाओगे ना, वो पूरी एप्लीकेशन, क्योंकि आपकी पूरी एप्लीकेशन इंडेक्स डॉट्स उसी से जा रही है, index.js से index.html में जा रही है। HTML में तो हम कुछ कर नहीं रहे, तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये वाला काम कर सकते हो। बहरहाल आगे चलते हैं, ये आ गई बेसिक सी चीज, ये हो गया। अच्छा, अब मैं आगे चलता हूँ, यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स के ऊपर हमने काम करना होता है। यहाँ पे बेसिक कंपोनेंट्स है, मतलब जितना आप काम करोगे, जो एक नई चीज बनेगी उसको आप हिस्सों में बनाओगे। हर वो चीज जो आपको लगता है रिपीट होगी, जैसे नैव बार क्या होगा, रिपीट होगा ना, हर पेज पे चाहिए, तो वो कंपोनेंट बनेगा अलग से, ताकि जब जरूरत हो। अच्छा, नैव बार के अंदर कोई अलग से एक पार्ट है जो आपको लगता है बार बार रिपीट हो सकता है, उसको आप अलग तरीके से बनाओगे, उसका भी अलग कंपोनेंट बना। हर वो चीज जो रिपीट होगी उसका आप कंपोनेंट बनाओगे। समझ गए यहाँ तक बात? ठीक है, इस तरीके से अगर आपने नैव बार बनाना है, आप नैव बार बनाओ। अब ये तो हो गया सिंपल। अब मैंने आपको बता दिया HTML कैसे लिखेंगे, मैंने आपको बता दी जावास्क्रिप्ट कैसे लिखेंगे। जावास्क्रिप्ट जहां सिंपल है उसी तरीके से यहाँ पर आप लिख देंगे डबल डबल लगा के, और कोई इतना बड़ा मसला है नहीं। मैं यहाँ पर एक चीज करता हूँ कि मैं यहाँ पर ये कर देता हूँ, क्या था एक चीज करने, हाँ, इमेज या CSS, तो अभी मैंने आर्जी तौर पे तो आपको बता दी। आपको जिस चीज की CSS बनानी हो, यहाँ इसकी एक फाइल बनाओ और उसके अंदर उसको इंपोर्ट कर दो, तो CSS तो चल जाएगी, ठीक है। अगली चीज इमेज कैसे लगेगी। इमेज है, यहाँ इमेज आपने अटैच करनी है। एक तो है कि आओ लिंक लगाते हैं, IMG, और ये आ गए डायनासोर। आपने यार ये एड्रेस बहुत बड़ा ना हो, ओए होए, और लेट मी चेक, ठीक है, ये इमेज डायरेक्ट चल गई, कोई मसला यहाँ तक, इमेज तो सीधी लग गई जैसे था। अब एक और काम करते हैं, आओ
यार पिक्सल पे जाना पड़ेगा, पिक्सल्स, स्टॉक पे, डाउनलोड दिस इमेज। हाँ हाँ भाई डाउनलोड कर दे फटाफट से। ये कैंसिल। अच्छा ये इस सिस्टम में तो बहुत सारी इमेजेस ऑलरेडी थी, मुझे डाउनलोड करने की जरूरत। ठीक है, और कहाँ गया? प्रोजेक्ट में था ना, हम प्रोजेक्ट पर ही काम कर रहे थे, यहीं पे थी। अब मैंने कहाँ पर इमेज बनाई है? मैंने मेरे ख्याल है मैन वाले रिएक्ट वाले प्रोजेक्ट पे हम काम करें। यहाँ आते, अब इमेज को मैं यहाँ ऐड करता हूँ, देखना अभी सोर्स में मैंने इमेज लगा दी, रख दी यहाँ पर इमेज। आप चाहो तो यहाँ एक इमेज का फोल्डर बना सकते हो, जैसे इमेजेस आपने लिखा और यहाँ आओगे, इस इमेज को यहाँ से उठा के इस फोल्डर में डाल दिया आपने, वरना एसेट्स का फोल्डर बनता है, एसेट्स के अंदर ये चीज आती है, ये रहा। अब आप आगे सीधा यहाँ, अब इमेज कहाँ पर है भाई? इमेज है, एक फोल्डर है इमेजेस नाम का, उसके अंदर ये इमेज पड़ी हुई है। आपने अब यहाँ लिंक लगाना है, इमेज शो करानी। आप लगाओ डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश, ऐसे तो आ नहीं रही है, स्लैश लगाओगे, आप बोलोगे इस फोल्डर में है तो इमेजेस है, ये इस तरीके से लिंक नहीं चलने वाला। इसको चलाने के लिए आपने पता है यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ऊपर आना पड़ेगा, इंपोर्ट करोगे आप और नाम दो इस इमेज को कुछ भी, व्हाटएवर। आपने कर दिया बिल फर्स्ट लोगो, मैंने कहा बिल फर्स्ट लोगो है, लोगो बराबर सॉरी फ्रॉम लोगो को इंपोर्ट करो। अब लोगो नाम कुछ भी दे सकते हो, ये नाम फिक्स नहीं है, ये नाम आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपने कहा फ्रॉम, आगे लगा दो डॉट स्लैश, आ गया फोल्डर इमेजेस स्लैश, अब उस इमेज का नाम आ रहा है, ये रहा। अब आप इसको यहाँ आके सेव करो। अब इसको यहाँ कैसे लगाना है? आप ये हटाओगे, इसकी जगह दोगे वो लोगो, सॉरी लोगो, वो जो कंपोनेंट ऊपर दिया हुआ है, सेव करो। आओ लेट्स सी, इमेज आ गई आपके पास। समझ गए यहाँ तक बात? क्लियर है? कोई मसला? इमेज को तो डायरेक्ट विड्थ उठाता है, आओ यहाँ पर डायरेक्ट देते हैं, विड्थ इज इक्वल्स टू 100, सेव करते हैं, ये आ गए। ठीक है, और देखो इसमें विड्थ वगैरह किस तरीके से आ रही है, जैसे जावास्क्रिप्ट लिखते हैं ना, तो उस फॉर्मेट में आपको यहाँ पर ये दिख रही है। क्लियर हो गई बात? ये हो गया इमेज। अगर कहां पर मौजूद हो इमेज? इमेज अगर मौजूद हो एसआरसी के फोल्डर में, यहां, ठीक है, तो फिर तो आपको इस इमेज को इस तरीके से इंपोर्ट, देखो इमेज कितनी तरह से इंपोर्ट हो सकती है। एक्चुअल दो तरह होती है एक्चुअल में आपके पास, एक होती है डाउनलोड करके कहीं से लिंक लगाना, दूसरी होती है ऑनलाइन। ऑनलाइन तो आप लिंक लगाओगे डायरेक्ट चल जाएगा, लेकिन जो डाउनलोड की हुई है ना, अगर आपने डाउनलोड करके सोर्स के फोल्डर में डाली है इमेज यहां, तो फिर आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी ऊपर पूरी इमेज को। अगर 10 इमेज है तो 10 की 10 को इंपोर्ट करना पड़ेगा, 50 है तो 50 की 50 को इंपोर्ट करना पड़ेगा, इमेज 1 इमेज 2 इमेज 3। दूसरा तरीका है, आप ये हटा दें, आप ये भी हटा दें, ठीक है, आप ये कर लें। आप इस इमेज को आए, कॉपी करें, अगर ये इमेज आप रख दो कॉपी, और यहां आकर इसके फोल्डर में, यह मैंने कहां पे पेस्ट कर दी? .png ठीक है। इंडेक्स की मैंने उसमें सॉरी पब्लिक वाले फोल्डर में डाल दिए। अब मैं इसको जरा ऐड करता हूं, अब इमेज डायरेक्ट चल गई। समझे बात? देखो क्यों? क्योंकि ये पाथ मिला हुआ है, डायरेक्ट पाथ है। ये डायरेक्ट पाथ किधर का है भाई? असल में ये जो सारी ऐप चल रही है, ये क्या ऐप के अंदर चल रहा है ये काम? एप्लीकेशन तो असल चल रही है यहां से, मतलब इसके अंदर वो जो डिव है, डिव नाम का, रूट नाम का जो डिव है, इमेज तो यहीं, वो जो इमेज है वो यहीं कहीं है ना। तो जब आप उसने आपने रूट दिया कि इंडेक्स के अंदर है, तो भाई ये इंडेक्स किस फोल्डर में? सेम फोल्डर में था, तो आपने वो पाथ दिया, उसने डायरेक्ट चला ली है इमेज। क्योंकि इमेज यहां पर, ये जो इमेज है इंडेक्स के अंदर है, फाइल भी तो पब्लिक में, लेकिन जब आप ये वाला पाथ देते हो ना इसको, यहां पर, इसको यहां पर, जब यहां पर पाथ देते हो सोर्स के अंदर का, सोर्स का पाथ देते हो, अब वहां पब्लिक से सोर्स को एक्सेस नहीं किया जाता। फिर वही है, 2 फोल्डर बाहर निकलो, सोर्स के फोल्डर में जाओ फिर, क्योंकि एक्चुअल में आपको लग रहा है आप यहां पर जब काम कर रहे हो ना, मैं किस फोल्डर में काम कर रहा हूं बेटा? यहां पर अगर काम कर रहा हूं सर, आप सोर्स के फोल्डर में काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो मेरा रिजल्ट है वो जा तो पब्लिक से ही रहा है। मैं सोर्स में कुछ भी करूंगा
उसने जाना कहाँ है, पब्लिक के फोल्डर में index.html में, और index.html से उस फाइल ने ब्राउजर पे शो होना है। ये बात याद रखना, ब्राउजर पे जो शो हो रहा है वो पब्लिक के फोल्डर में index.html से हो रहा है, चाहे मैं सोर्स में काम कर रहा हूं। तो अगर मैं कोई पाथ दूंगा तो उस पाथ का जो डायरेक्टरी होगा, डायरेक्ट लिंक होगा, वो कहां से होना चाहिए, उसके पाथ का लिंक पब्लिक से होना चाहिए। पब्लिक से जो पाथ बन रहा है वो आप दे दो, पब्लिक से जो पाथ दोगे वो एक्चुअली यहां पर काम करेगा। समझ आ रही है बात? जैसे अभी आते हैं ऊपर, मैं कहता हूं इंपोर्ट लोगो, अब लिख देता हूं लोगो फ्रॉम कर देता हूं, और यहां आते हैं डबल डॉट स्लैश, आगे हम बहुत पीछे आ गए, मैं आता हूं src स्लैश इमेजेस स्लैश, और ये ठीक है। src के अंदर मैंने ये वाला पाथ कॉपी करते हैं, जरा इसको ट्राई करते आओ, और मैं ये वाला पाथ दे देता हूं, यहां पे कॉपी की थी, कट की थी इमेज। अच्छा एक मिनट, और ये मैंने लोगो लगा दिया है, एक ये भी प्रॉब्लम कर रहा है, सोर्स के अंदर है तो इंपोर्ट के बगैर एरर देगा। लेट्स चेक, पब्लिक के अंदर अगर मैं रहते हुए इसको पाथ दे के चेक करूं, मैं img डॉट स्लैश डबल डॉट स्लैश src स्लैश इमेजेस, ये पाथ तो यही बनता है, यही पाथ आता है। लेट्स चेक के बाहर वाले फोल्डर को एक्सेस करता है या नहीं, और इसको तो हटा दो, बाहर वाले फोल्डर को डायरेक्ट चेक करते हैं, उससे बाहर वाले फोल्डर को एक्सेस करता है या नहीं, नहीं, इससे बाहर वाले फोल्डर को एक्सेस नहीं करता। मैंने क्या किया, पब्लिक में रहते हुए पब्लिक के फोल्डर से बाहर निकाल के सोर्स के फोल्डर के अंदर जाके इमेज के अंदर जाके ट्राई करके देगा, लेकिन इससे नहीं असर करेगा। इसको यहां चलाने के लिए अगर आप सोर्स से चलाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको यहां ऊपर इंपोर्ट करवाना पड़ेगा लोगो में, तो वहां एक कंपोनेंट के तौर पे बनाओगे, फिर दे दोगे इस तरीके से। या फिर दूसरा काम वही, आप सारी इमेजेस को कहां पे रखो, पब्लिक के अंदर बना के रखो, लेकिन हम ये काम करते हैं असल में एसेट्स src के अंदर ही, ठीक है। और दूसरी चीज ये, हमारे ज्यादातर जो भी पाथ आता है, जो एक्चुअल में डिप्लॉय हो जाता है ना डेटा, वो ना सेफ होता है। कुछ इमेजेस होती हैं एक बड़ी वेबसाइट्स के ऊपर, जो मेजर इमेजेस हैं वो बस वन टाइम के अंदर src में आएंगी, 10 15 20 हो जाएंगी ज्यादा से ज्यादा, मतलब ये कि वेबसाइट का अपना लोगो। लेकिन अब क्लाइंट अपनी पिक्चर अपलोड करेगा, उसको तो फोल्डर नहीं, उसकी तो डेटाबेस में सेव हो रही है, वो तो डेटाबेस से कनेक्टिविटी होगी, तो वो तो सेव करने की कहीं जरूरत ही नहीं है। क्योंकि देखो फेसबुक का जो है, फेसबुक ने एक इमेज मेरे और आपके लिए, हम बहुत सारी ऐसी इमेजेस है जो हम सबके लिए सेम रखी हुई है, मैं अपनी आईडी खोलूंगा तब भी सेम दिखेगी, जैसे कि जैसे ऑन करूंगा फेसबुक का लोगो, ठीक है, और इस टाइप के नीचे उसने कोई भी ऐसे आइकन्स वगैरह है, वो सब कुछ सेम है मेरे लिए और आपके लिए, वो इमेजेस सेम है। लेकिन क्या डीपी वाली इमेज सेम है? मेरी अलग है, आपकी अलग है। क्यों? क्योंकि डीपी जो है वो डेटाबेस से आ रही है, और जो ये वाली इमेज है वो असल में क्या है, फ्रंट एंड के ऊपर डिप्लॉय हुई भी है। फ्रंट एंड डिप्लॉय तो वो भी डिप्लॉय, सर्वर नहीं कनेक्ट हो रहा तो आपकी इमेज नहीं लोड होगी, फेसबुक लोगो दिख जाएगा, क्योंकि वो फ्रंट एंड के ऊपर डिप्लॉय हुआ है। समझ गए बात? तो ये तो हो गया हमारे पास कि इमेजेस कैसे एक्सेस होंगी यहां से। तो इमेजेस इस तरीके से आप सिंपली एक्सेस कर सकते हो, नंबर ऑफ वो भी लगा के एरे दे सकते हो, लूपिंग लगा सकते हो, एरे लोगो 1 लोगो 2 लोगो 3 एरे देकर इस तरीके से भी चला सकते हो, व्हाटएवर जो भी आपको समझ आए यहाँ पर। तो ये तो हो गया। अब एक काम करते हैं, दूसरा कंपोनेंट लेकर आते हैं, अब थोड़ा गौर से समझना। अच्छा, अब एक और नेक्स्ट चीज भी है कि कंपोनेंट कैसे आएगा। यहां पर आप आएंगे इसी फोल्डर में, यहां एक फोल्डर क्रिएट होगा सोर्स में, आप बनाएंगे कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स का फोल्डर बन गया। इस कंपोनेंट्स के फोल्डर में जाने के बाद आप जो भी चीज बनाना चाहते हैं वो यहां पर रेडी करें। जैसे मैं बना रहा हूं पहले navbar.jsx, याद रखना फर्स्ट नेम फर्स्ट लेटर कैपिटल रखना है, ये आ गया। अब आप इसको चाहे RFC कर दें, REFC कर दें, ये रहा, ये आ गया बाय डिफॉल्ट पे I am navbar, ठीक है, ये आ गया। अब ये navbar का कोड, ये कोड मैं चाहता हूं यहां पर, यहां हमारा navbar आएगा ना, ये navbar मैं चाहता हूं यहां पे शो, तो आसान है, आप यहां पर navbar और देखिए कंपोनेंट खुद आगे पाथ दे रहे हैं, आप टेप दबाएंगे ऊपर इंपोर्ट खुद हो जाएगा। हो गया। अब आप इसको रोक कर दें और सॉरी स्लैश लगा देना एंड पे, क्योंकि आपको पता है वो इस तरीके से बंद होता है, ठीक है। कंपोनेंट डाल दें, ये हो गया I am navbar आ गया, टेक्स्ट कॉर्नर पे वहां पे लिखा हुआ। समझ गए यहां तक बात?
एनी प्रॉब्लम? जी भाई कोमल, छोड़ दो इसको, साइड पे रख दो। तो ये तो हो गया आपका एक नैब बार यहाँ पर कनेक्ट। ये आपने देखा एक कंपोनेंट कनेक्ट करना, सिंपल सा आसान सा। अब इसके अंदर बिलफर्ज इसकी CSS लगानी है। मैं नैब बार को डिजाइन करना चाह रहा हूँ भाई, इसका कलर और बाकी चीजें, तो प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ आओ, इसी के अंदर आप एक कंपोनेंट बनाओ। यहाँ पर क्लिक करते हुए बनाओ नैब बार डॉट CSS, हो गया, इंटर कर दो। अब इसके अंदर आप नैब बार की सारी CSS, इसके लिए आप यहाँ आओ और इंपोर्ट करो। इंपोर्ट, अब इंपोर्ट के आगे नाम नहीं लिखना, क्योंकि ये वाला वेरिएबल हम तब बनाते हैं, नाम तब देते हैं जब हमने इसको नीचे यूज करना होता है। हमें सिर्फ फाइल कनेक्ट करनी है, वो चलेगा तो खुद यहाँ आओ, ये लगाने के बाद डॉट स्लैश स्लैश, और किसमें थे हम? अच्छा, इसके लिए तो सिंगल स्लैश भी चलेगा, मैं नाम देखने के लिए कर रहा हूँ। कंपोनेंट्स स्लैश, कहाँ गया नाम था, नैवबार डॉट CSS, और वैसे एक सेम फोल्डर में तो मेरा ख्याल है नैवबार डॉट CSS से भी चल जाएगा। मैं एक काम करूंगा, सिर्फ यहाँ पर H1 लिख दूं, यहाँ पर मैं डॉट नैव ये करके कलर रेड कर देता हूँ, ठीक है, और डॉट नैव नाम की क्लास यहाँ पे दे देता हूँ। H1 को ये हटाता हूँ, कट H1 डॉट नैव, इंटर, और यहाँ ये दे देता हूँ। देखो क्लास नेम आ गया, और एक इसने एरर दे दिया, कांट रिजॉल्व नैवबार डॉट CSS, नैवबार डॉट CSS को इसने नहीं भेजा। अच्छा, यहाँ पर देखो ये एरर जो दे रहा है ना इस तरह से, ये असल में पता है कहाँ से एरर दे रहा है? ये चीज आपको बताना चाह रहा था, ये रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड, समझो बात। ऐसे एरर जो इस तरह से हाईलाइट करके आपको देगा, वो स्ट्रिक्ट मोड का काम है, वो एक एक चीज स्ट्रिक्टली चेक करेगा कि भाई ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। आप यहाँ से इसको कैंसिल कर दो, ऐसे दिखा देगा आपको। ये एक्चुअल में जब भी आओगे तो यहाँ पर ये एरर देखने को मिलेगा मॉड्यूल पे। अच्छा, वो कह रहा है कि भाई इसने ये वाली चीज पहचानी नहीं है, नैवबार कहाँ गया, यहाँ था नैवबार डॉट CSS, डायरेक्ट चला दी थी यार, इसमें तो इतना मसला ही नहीं है। नैवबार डॉट CSS क्या मसला कर रहा है? इंपोर्ट, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, हम इंपोर्ट के लिए वहां ये देख लेते हैं। ऐप में भी तो इंपोर्ट हुई थी CSS, मैं करता हूं इंपोर्ट, ये आया स्लैश डॉट स्लैश, और यहां था ऐप डॉट CSS, यही था, ठीक है। और H1 पर आता हूं, H1 lorem3, और यहाँ दे देता हूँ HD, क्लास नेम HD। चलो इसको ज़रा यहाँ आके ना कॉल करते हैं, शायद मेरी कनेक्टिविटी में कोई एरर होगा। ऐप डॉट CSS पे, और डॉट ये डॉट के साथ कलर RED रेड, सेव करते हैं। नैवबार आप जो है फिलहाल रुक जाएं, नैवबार को ऐसे ही छोड़ते हैं, नैवबार डॉट CSS को भी ऐसे ही छोड़ते हैं, नैवबार ऐसे कैसा ही है, ये देखते हैं यहाँ ऐप के साथ कनेक्ट हुआ है नहीं, हाँ ये कनेक्ट हो गया सीधे सीधे। जब ये ऐसे कनेक्ट है तो नैवबार वाला भी भाई ऐसे ही है, इसको भी आओ देखते हैं। इंपोर्ट ये, और यहाँ था नैवबार डॉट CSS, NAVBAR नैवबार डॉट CSS, सेम चीज़ करवाइए। और यहाँ नैवबार, कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं लग रही? ये ना पता चले बाद में मुझे सो के होश है। ठीक है, चलो ऐप वाला काम ख़त्म, ये ख़त्म, वहाँ नैवबार आ गया, डॉट नैव क्लास नेम डॉट नैव RED रेड चल गया, ठीक है। वट एवर, कोई ऐसा चीज़ थी, मैंने कहा ना कि मैंने यहाँ पर कुछ नहीं यूज़ किया जिसकी वजह से पाथ उसने एक्सेस नहीं किया। बहरहाल वो इसमें एक चीज़ अच्छी है आपको कि यहाँ जब भी एरर आएगा ना वो आपको बता देगा एरर किस लाइन में है एग्जैक्ट, और एरर है क्या। भाई इंपोर्ट करने में एरर है, अक्सर ऐसा होगा बोलेगा इंपोर्ट हो गई है फाइल, लेकिन वो फाइल के अंदर जो चीज़ आप चला रहे हो, जो कंपोनेंट चला रहे हो वो मिसिंग है, तो क्लियर स्टेटमेंट देगा आपको। इसमें ये चीज़ अच्छी होती है, आप कॉपी करके उसको पेस्ट करेंगे, अक्सर गूगल आपको दे देता है, क्योंकि स्टैक ओवरफ्लो भरा हुआ है इसके क्वेश्चन से, आंसर से। तो वो लोगों ने बताया था कि मैंने डॉट लगाया था, स्लैश लगाया था, इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है इसमें। बहरहाल यहाँ आते हैं, हमने अटैच किया इसकी नैवबार की CSS, यहाँ पे अटैच हो गई। अब जितनी नैवबार की CSS है ना वो सारी की सारी आप यहाँ लिख सकते हो। अच्छा, एक बात याद रखना, इसमें ना एक स्टैंडर्ड सिस्टम बन रहा है। जैसे मैं आता हूँ, एक मिनट, CSS पे ऐप डॉट CSS JSX,
और f.css, f.css में आगे मैं लिख देता हूँ h1 कलर red रेड, सेव किया इसको और .hdvhd हटा देते हैं, navbar पे भी आते हैं, css इसको हटाते हैं, f.css ये लगी हुई है, यहाँ आते हैं h1 lorem 3 words, यहाँ कुछ लिखा है या नहीं, यहाँ h1 खाली है, ये lorem जो है ना, और यहाँ मैं अगर हेडिंग डाल दूँ इस पर I am from navbar, ये हो गया, और यहाँ आते हैं h1 I am from app, दोनों रेड कलर के आए। अब एक बात समझो कि भाई ये navbar तो h1 लिखा है भाई, navbar के css में तो ये है ही नहीं, मसला ही नहीं है, ये मैंने तो ऐप में कॉल किया h1 को। अब पता है मसला क्या है, navbar किसके अंदर इंपोर्ट हुआ है, navbar किसका चाइल्ड है। इसकी एग्जांपल ऐसे, आपने एक div बनाया, आपने div को कॉल किया, उसको कलर कहा कलर रेड, ठीक है, कलर रेड हो गया div। अब div के अंदर आपने आके h1 बनाया, h1 लिख रहे हो, आप बोल रहे हैं h1 रेड क्यों हो रहा है, क्योंकि h1 कहां पर है, div के अंदर है। तो यहां पर भी यही चीज है, ये जो navbar है ये किसके अंदर है, ऐप के अंदर। तो इसीलिए ऐप के अंदर आप कभी भी ये चीजें नहीं लगाएंगे कि आपने h1 उठा लिया या किसी एक खास टैग को उठा के उस पर कोई कलर या ऐसी चीज, आप किसी स्पेसिफिक पार्ट को अगर करना है उसको नई क्लास देके देन इंप्लीमेंट करेंगे, अदरवाइज वो पूरी एप्लीकेशन में चलेगा, नेस्टेड है। जैसे उसने जो index.html index.js के अंदर इंपोर्ट की थी css और उसने उस पर टेक्स्ट का स्टाइल लगाया था, अब पूरी उस स्टाइल के अंदर वही चलेगा। अब ये चीज आप पूरी एप्लीकेशन में जो इंप्लीमेंट करना चाहते हो, बिलफर्ज आप कोई फॉन्ट स्टाइल है, या तो आप app.css पे लगा दो या index.css के ऊपर, वो आप लगा के इंपोर्ट कर दो, अब वो पूरी एप्लीकेशन में सेम रहेगा। अच्छा स्पेसिफिक पार्ट, अच्छा चलो अब ये क्या होगा, चलो यहाँ तक तो बात हो गई, ठीक है, ओके आपने इसको रेड कर दिया। अगर मैं navbar पर आ जाऊं और उसको क्लास दे दूं स्पेसिफिक hd, और मैं करता हूं .hd और मैं कर देता हूं कलर ब्लू, हो गया, समझ गए बात भाई। वही वाली कंडीशन है, div को दिया था सही है, लेकिन आपने दोबारा नीचे आके h1 को भी तो कलर दे दिया, तो h1 को दिया, अब h1 के ऊपर उसका कलर लगेगा, तो ये ओवर है। तो ऐसी कोई चीज पूरी एप्लीकेशन में सेम फॉन्ट साइज चाहिए, पूरी एप्लीकेशन में आप लगा दो, लेकिन किसी एक स्पेसिफिक पार्ट पे अलग चाहिए ना, उसको अलग से कॉल करके कर सकते हो। तो पूरी एप्लीकेशन पे डार्क मोड चाहिए, डार्क मोड और लाइट मोड का सिस्टम app.js के अंदर कनेक्ट होगा। app.js भाई ऐप ऑन हुई, ऐप के अंदर ही वो बटन होगा, क्लिक करने पे पूरी एप्लीकेशन डार्क, क्लिक करने पे पूरी एप्लीकेशन लाइट मोड, तो ये बटन कनेक्ट कहां पर होगा, उसके अंदर। लेकिन एक ही एप्लीकेशन के अंदर, ऐप के अंदर app.css से पूरी एप्लीकेशन का डार्क मोड और लाइट मोड कंट्रोल होगा। समझे बात समझ आई। तो पूरी एप्लीकेशन को कंट्रोल करने के लिए एक ही चीज यूज होगी, जहां आप स्पेसिफिकली किसी चीज को चेंज करना चाहते हो वहां आपके पास ऑप्शन है, अदरवाइज ये तो बहुत सिंपल सा काम हो गया। CSS मैंने कंपोनेंट्स, नेस्टेड कंपोनेंट्स के अंदर भी बता दिए, बड़ा कंपोनेंट उसके अंदर, छोटा उसके अंदर। अब यहाँ navbar के अंदर भी ना आप चाहो ड्रॉप डाउन मेन्यूज चाहिए वो अलग बना लो, navbar में होता है ड्रॉप डाउन के अंदर, आप एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बना के सेट कर दो, अब वो बार बार रिपीट होता रहेगा। 10 बार चाहिए सिर्फ एक कंपोनेंट का नाम पास करो तो चल जाएगा। समझ गए यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये तो हो गया एक navbar, और navbar आया आपने इंपोर्ट किया, और मजे की चीज किसी भी कंपोनेंट का अप एंड डाउन करना वो भी आपके लिए मसला नहीं है, app.jsx के अंदर ये चीज इजीली हो जाएगी। चलो अब आगे चलते हैं। अब मैं एक छोटी सी चीज समझना चाहता हूं, वो यहाँ पर क्या है कि कंपोनेंट्स टू कंपोनेंट हम वर्किंग तो कर रहे हैं सर, यहाँ navbar बन गया, और बिलफर्ज इसी एप्लीकेशन के अंदर में navbar है, navbar को थोड़ा सा कलर शलर दे देते हैं, मैं कहता हूँ डॉट navbar, ठीक है, और बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ ब्लैक, ठीक है, और कलर कर देता हूँ वाइट एंड टेक्स्ट अलाइन कर देता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है भाई, ये हो गया टेक्स्ट अलाइन सेंटर। यहाँ आते हैं navbar के अंदर, और navbar के अंदर सिंपल ये चीज मैंने इंपोर्ट की हुई थी, यहाँ लिंक्स विंक्स बनाने होंगे, यूएल वगैरह वो हम कर लेंगे। क्या बना रहा था, डॉट navbar, डॉट navbar तो नहीं होता, क्या होता है क्लास नेम navbar। चलो लेट्स सी,
और ये इंपोर्ट नहीं किया, क्या किया? अच्छा कुछ लिखा ही नहीं है तो चाहेगा क्या? ठीक है, और यहाँ एक करते हैं li ul, अरे क्या है, ul आ गया, और li इंटू 3 4 5 समथिंग कर दो कुछ भी, अभी मैं फिलहाल कर देता हूँ होम, होम आगे अबाउट, और आ गया कॉन्टैक्ट। आई क्यों लिखा हुआ है, चलो बस ठीक है, ऐसा तो नहीं लग रहा दोबारा HTML पे पहुंच गए। ठीक है, ये आपके पास बेसिक आ गया नैवबार के अंदर, ये चीज आपने इसको हटा दिया यहाँ से, ये आपका स्पेसिफिक पार्ट है नैवबार जो सबसे टॉप पर आ रहा है। ठीक है, अच्छा यूनिवर्सल एक चीज लगानी है वो आप यहाँ पे लगा दो ऐप डॉट CSS के अंदर, जो कि यहाँ आप आओ इसको हटा दो, यहाँ आप स्टेरिक लगाओ, इसको यहाँ आने के बाद क्या होता है, पैडिंग 0% और मार्जिन 0%, ये आप कर दो, नैवबार आ गया। यहाँ तक क्लियर है। और एक चीज हो गई आसान हमारे लिए कि भाई पहले हम जब भी बनाते थे सर बार बार नैवबार रिपीट करना पड़ता है, अब रिपीट नहीं होगा, अब आप वन टाइम बनाएंगे इसको, जहां इस्तेमाल करना है वहां पर आप सिंपली यूज कर लेंगे। अब एक चीज है, मैं एक बनाता हूं इसके अंदर H1 जो कि होगा ब्रांड नेम, और ये ऐसे नहीं बनाता, मैं इस H1 को हटाओ, H1 नहीं H3 वगैरह कर देते हैं, H3, और यहां कर देता हूं ब्रांड नेम, ब्रांड नेम आएगा ये यहाँ। ठीक है, ये ब्रांड नेम है, और अभी इसको थोड़ी सी CSS अगर हम देना चाहें तो दे सकते हैं, डॉट नैवबार को आगे इतना ज्यादा मसला नहीं है, मैं UL को भी डायरेक्ट कॉल कर सकता हूं, मैं कर देता हूं नैव लिस्ट होता है ये, क्लास नेम नैव लिस्ट, लिस्ट, और ये क्या है नैव ब्रांड, क्लास नेम नैव ब्रांड। ठीक है, नैव लिस्ट और नैव ब्रांड है, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं खेलूंगा, उसके बाद मैं आपको एक चीज बेसिक सिखाऊंगा, इसमें प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट किस तरीके से वर्किंग करता है। नैवबार है, इसको मैं सिंपल आसान काम करता हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर वेंटर की मुझे जरूरत नहीं, मैं आता हूँ इसका करता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स एंड देन जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, ताकि ये दोनों तरफ से इक्वली आ जाए। ठीक है, परफेक्ट हो गया। और देन मैं इसके लिए करता हूं कि ये जो UL है जिसको मैंने नैव लिस्ट बोला हुआ है, इसको कॉल करता हूं यहां पर, और ये करने के बाद सॉरी डॉट लगाकर ये करने के बाद यहां मैं करता हूं डिस्प्ले, सबसे पहले तो वो क्या होती है वो जो डॉट गायब करते हैं क्या बोलते थे, हाँ लिस्ट स्टाइल, इसको कर देते हैं नन, एंड देन इसके बाद नेक्स्ट चीज हमारे पास है वो है कि इसका भी डिस्प्ले कर दो फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर दो या अराउंड कर दो, व्हाटएवर कर दो, ये रहा। और इनको मार्जिन देना है तो LI को कॉल करना पड़ेगा आपको, ये करना पड़ेगा बस थोड़ा सा वो कर देना भाई, अब इतना टाइम नहीं है। अब मैं ये नैवबार ब्रांड है ना, नैवबार परफेक्ट है। अब मसला एक है क्या, नैवबार बन चुका है, थोड़ा सा एक काम कर ही लेते हैं यार, इतना काम कर ही लिया, इन LIs को एक बना देते हैं नैव लिंक्स, क्लास नेम नैव लिंक्स कर देते हैं, ताकि अब जब काम कर ही रहे हैं तो प्रॉपर कर लें, नैव लिंक्स डॉट नैव LINKS लिंक्स। और कितना आसान है देखो, नैवबार की CSS अलग, नैवबार अलग, उसकी CSS, आप जितना है एक एक पार्ट को आप अलग अलग लिखोगे, आपके लिए बाद में संभालना बहुत ईजी हो जाएगा। इसके लिए इसको सिंपल ये करना था, M कर दो, मार्जिन होता है M से, क्या होता है यार ये मार्जिन, और 0 पिक्सल, और यहाँ पे कर दो 10 पिक्सल। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा दो यार, 20 30 40 50 कर दो, ये बहुत ज्यादा ही बढ़ जाएगा। ठीक है बस ओके, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, और इसी को अगर करना है यहाँ पर इसको दे दो भाई, पैडिंग ले लो थोड़ी सी, आप पैडिंग होते हैं क्या होता है ये दोनों तरफ से लेगा तो 10 पिक्सल ऐसे। ठीक है, परफेक्ट हो गया। ठीक है भाई, ये हमारे पास आ गया एक नैवबार जिसकी हमने सिंपली ये बेसिक चीजें देख ली। अब नैवबार इज रेडी, परफेक्ट, खत्म, नैवबार बन चुका है। अब आओ यहाँ पर, नैवबार पे नहीं आओ, नैवबार बंद हो चुका है, इधर आओ app.js। The problem is that I have created this navbar, it's perfect। अगर मैं यही कोड किसी और ब्रांड के लिए यूज करना चाहता हूं तो 2 मिनट अजान हो जाए। अच्छा भाई, ये हो गया एक बेसिक का सा कॉन्सेप्ट, मैंने बना दी वन टाइम। अब इसमें ना ये क्या है कि एक मसला है, मुझे अगर नैवबार के अंदर बिल फर्ज, ये एक नैवबार की एग्जांपल दे रहा हूँ, बिल फर्ज मैं कल को एक बंदे के लिए वेबसाइट बनाता हूँ जिसके अंदर अभी नैवबार बना है, मैं हीरो सेक्शन बनाता हूँ, उसने कहा एग्जैक्टली चाहिए यहाँ मेरे ब्रांड का नाम डाल दो, यहाँ 2-4 चीजें चेंज करने का बोलता है। अब मसला यही है, टेक्स्ट नैवबार चेंज करना है ना, मुझे क्या करना पड़ेगा,
नैवबार में यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ से फिर जाना पड़ेगा उस कंपोनेंट में, नैवबार के अंदर वहां जाके इसके कोड को छेड़ना पड़ेगा। और कोड के अंदर जब भी जाया जाता है ना तो मसला ये होता है कि डर होता है कि कोई ना कोई चीज छेड़ जाएगी, खराब हो सकती है, बंदा फिर टेंशन। तो इसका आसान हल क्या होता है, हम ये चीज पढ़ने जा रहे हैं कि भाई एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा कैसे ट्रांसफर किया जाता है। समझ गए बात? एक कंपोनेंट से डेटा दूसरे कंपोनेंट्स में कैसे ट्रांसफर किया जाता है। लेट्स सी, आओ यहाँ पे एक आसान सी चीज, हमने एक चीज तो पढ़ी हुई है, फंक्शन पढ़ा है। फंक्शन होता है, बेसिक फंक्शन हमने पढ़ा था, फंक्शन विद रिटर्न्स हमने पढ़ा था, फंक्शन विद एक और नाम होता है जो ब्रैकेट के अंदर दो चीजें तीन चीजें आप लिख सकते हो। क्या होता है इस ब्रैकेट में अगर मैं कुछ लिखूंगा फंक्शन बनाते हुए क्या होगा, पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट्स का काम। यही चीज यहां पर यूज करते हैं हम लोग एज अ प्रॉप्स। क्या यूज करते हैं? अब प्रॉप्स क्या है डिटेल में उसको देखेंगे, अभी तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉप्स दे रहा हूं कि आप यहां पे एक चीज पास करो, इसको बोलो प्रॉप्स। नैवबार में प्रॉप्स नाम दे दो, दिस डॉट प्रॉप्स करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ प्रॉप्स दे दो। वो भी बताऊंगा दिस डॉट प्रॉप्स का क्या होता है और दिस डॉट ऑब्जेक्ट में भी यूज होता है, वो भी हम देखेंगे। प्रॉप्स मैंने यूज कर लिया, अब प्रॉप्स तो बता दिया, अब यहां पर जो है ना ब्रांड नेम आप यहां से ना दो, आप दो प्रॉप्स, हो गया डॉट। अब आपने जो डेटा पास करना है वो पास करो। मुझे ब्रांड नेम चाहिए, मैं लिख देता हूं फिलहाल ब्रांड या जो भी है ब्रांड नेम, ये वेरिएबल का नाम पास कर दिया, ये वेरिएबल नेम है। अच्छा ये वेरिएबल आएगा कहां से भाई, ये असल में आएगा यहां से। आपने जो नैवबार बनाया ना यहाँ, इसके अंदर यहां आओगे और यहां आप पास करोगे ब्रांड नेम बराबर है और जो आप नाम देना चाहो वो आप यहां पर दे दो। बिलफर मैं दे देता हूं यार कोई ब्रांड का नाम बताओ, जीए बुट्टो, ठीक है। लेट्स सी, जीए आ गया, हो गया। आपको नैवबार में जाने की यहां पर जरूरत नहीं है, नैवबार खत्म, नैवबार बन चुका है, अटैच करा दिया आपने। प्रॉप से सिर्फ यहां से डेटा पास करवाना था, आपने सिर्फ यहां पर डेटा दिया और ये तो मैंने छोटा सा डेटा पास कराया। यहां पर पूरे पूरे ऑब्जेक्ट पास होते हैं, पूरे पूरे एरे ट्रांसफर होते हैं। फ्रंट एंड पर एक एरे आया, वो पूरा एरे नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को भेजना है, तो इसके लिए आपको जरूरत नहीं है कि यार इतने सारे डेटे हैं एक एक को वो फेंकेगा, नहीं, प्रॉप्स में सिर्फ एलिमेंट पास कर दो। और ये एलिमेंट जरूरी नहीं यहीं से सर भेज रहे हैं, आप यहां आओ, यहाँ एक कोई फंक्शन या कुछ भी बनाओ, यहाँ एक वेरिएबल बना दो बिलफर कॉन्स्ट माय वैल्यू बना दो, बिलफर वैल्यू बराबर है, यहाँ भी कुछ भी लिखता है हेलो अभी के लिए। अब मैं यहाँ पर भी ये कर सकता हूँ, इसको भी बराबर कर दो इसके माय वैल्यू के, खत्म हो गई कहानी, हेलो आ गया। इस फंक्शन से शुरू हुआ, इस कंपोनेंट के फंक्शन यहां आया, इसमें पास हुआ ब्रांड नेम, ब्रांड नेम से ये नाम पास हुआ कहां पे, इस नैवबार के अंदर। और नैवबार में कैसे यूज हुआ, प्रॉप्स डॉट ब्रांड में। अच्छा एक मिनट, अब अगर मैं आऊं प्रॉप्स डॉट, तो अच्छा ये ब्रांड वो दे नहीं रहा है, एक्सेस कर नहीं रहा है, इस वजह से दे रहा है, अदरवाइज यहाँ रिकमेंडेशन में दे देता है ये, ठीक है। कभी कभार होता है नोड मॉड्यूल एक्सेस नहीं हुआ या फिर रिफ्रेश नहीं हुआ इस वजह से, वरना यहाँ आप जब प्रॉप्स लिख के डॉट करोगे ना ऑटोमेटिक आपको यहाँ नाम दे देगा कि वहाँ क्या क्या नाम यूज हुआ है। बहरहाल अभी कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ट्राई कर लेना, यहाँ पर ऑटोमेटिक ना वो होता है क्या बोलते हैं उसको, सजेशन में दे देगा उनके नाम जितने हैं। तो ये अब यहाँ एक और भी बना सकते हो, अब मैंने ये दे दिया, ये इसको भी आसान काम है, मैं कर सकता हूँ टाइटल, नाम दे देता हूँ टाइटल। तो इस वेबसाइट का जो भी टाइटल है वो आप रख दो, इसको टाइटल TITLE टाइटल, तो यहाँ टाइटल आ गया। समझ आ रही है बात, क्लियर हो रही है ये अब यही नहीं है, आप यहाँ किसी पेज पर नैवबार दिखाना है तो शो कराओ, नहीं दिखाना वो भी आप कर सकते हो। ट्रू एंड फॉल्स से भी आप खेल सकते हो, वहां पे ट्रू एंड फॉल्स से वैल्यू उठा सकते हो कि इस पेज पे नैवबार ना दिखे। पता है किस पेज पे नैवबार ना दिखे, एक बंदा है साइन अप पेज पर आया, वहां ऊपर नैवबार शो नहीं होगा, सिर्फ साइन अप या साइन इन का पेज होगा। जब साइन इन कर लेगा तब जाके उसको होम अपना नैवबार शो होगा, जिसमें उसके होम अबाउट उसकी प्रोफाइल सारा कुछ होगा। अदरवाइज नैवबार नहीं होगा, सिर्फ साइन अप का पेज, साइन इन का पेज होगा। वो नैवबार कैसे होगा, वो ट्रू एंड फॉल्स है। यहाँ से आप जो डेटा भेज सकते हो वो ट्रू एंड फॉल्स का भी भेज सकते हो। तो जितना डेटा आपने भेजना है यहाँ से आप यहाँ से वहां से डेटा कलेक्ट करो, ठीक है, यहाँ से कलेक्ट करो और यहाँ पर डेटा भेजते जाओ, जो भी डेटा आपने वट एवर सेंड करना है यहाँ पर। यहाँ पे रिसीव करने का प्रोसेस आपको पता है, सिंपल वही है जिस तरीके से मैंने यहाँ पर रिसीव किया है। बेटा यहाँ तक बात समझ आ गई, प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, कोई मसला तो नहीं है। नेस्टेड टू नेस्टेड चलता रहेगा, यहाँ से पास किया इसको, इस एलिमेंट से थर्ड को, उसके बाद उससे अगले वाले को। अच्छा यही प्रॉप्स का ड्रॉबैक है, क्या है ड्रॉबैक, ड्रॉबैक का मतलब क्या है, यही इसका नुकसान है।
मतलब ये कि मुझे कोई चीज मास को देनी है, पास मास को करनी है, तो मुझे इन दोनों से वो चीज गुजार के मास को देनी पड़ेगी, क्योंकि ये चलता है पेरेंट टू चाइल्ड की कैटेगरी में। ठीक है, ये इंटरव्यू बेस का क्वेश्चन है। बोलेगा प्रॉप्स क्या करते हैं, आप बोलोगे डेटा सेंटर। ठीक है, प्रॉप्स का ड्रॉबैक बताओ। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि प्रॉप्स का कोई भी डेटा है वो सारे पेजेस से या जितने कंपोनेंट से सबसे होके गुजरेगा। इसके लिए आगे हमारे पास सॉल्यूशन है रिएक्ट के अंदर, लेकिन छोटे सिर्फ एक टाइटल पास करना है या एक छोटा सा डेटा पास करना है फिर तो गुड है, लेकिन एक बड़ा स्टोर है जहां बहुत सारा डेटा भेजना है, फिर प्रॉप्स फेल है। मैं कितने सारे दिन प्रॉप्स ही बनाता रहूंगा, हर एलिमेंट में कितने प्रॉप्स बनाऊंगा। ठीक है, एक प्रॉप्स का चलो ऑब्जेक्ट ही बना के भेज दूं वहां पे, तब भी 10 चीजें। समझ आ रही बात। बिल फर्ज एग्जांपल में मैं आपको एक और चीज देता हूं कि नैवबार है ना, मैं करता हूं कॉन्स्ट माई नैव बराबर है ये एक ऑब्जेक्ट के। इस ऑब्जेक्ट में सब कुछ कर देता हूं, टाइटल बना देता हूं मैं। टाइटल है, इस टाइटल में उस नैवबार का टाइटल क्या होगा, टाइटल होगा उसका बिल फर्ज मैं कोई भी दे देता हूं, इसका टाइटल हो जाएगा, यार कोई नाम बताओ यार किसी इसका, कोई शर्ट वर्ट भी तुम लोग बगैर नामों वाली पहन के, बोलो पोलो मैंने कहा बोलो। ठीक है, ये हो गया। अब सेकंड हमारे पास वहां पर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, मतलब आप क्या क्या चाहते हो, ये तो हो गया। आपके लिंक्स क्या क्या बने, क्या लिंक्स चाहते हो वो भी बताओ। भाई मैं बिलफर्ज लिंक्स में चाहता हूं एक होना चाहिए हमारा कैटेगरी, या बिलफर्ज में बोल देता हूं एक हमारे पास होम होगा। ठीक है, होम ले लेता हूं मैं, और होम नहीं सॉरी मैं ये कर देता हूं, होता है ना लिंक्स, लिंक वन मेरे पास हो जाएगा। आप होम का एक लिंक बनाए। सेकंड लिंक कौन सा, मैं बोलता हूं लिंक 2 हमारे पास होना चाहिए, वो होगा हमारे पास अबाउट का नहीं, कैटेगरी बना देता हूं, कैटेगरी ऐसे ही होता है। ये थर्ड चीज मेरे पास है बिल्कुल लिंक 3 मेरे पास है। जितने भी लिंक्स है व्हाटएवर आप यहाँ पे क्रॉस करके बता दो कि लिंक 3 है, क्या है भाई बताओ। हाँ रिव्यू कर लो आप, व्हाटएवर रिव्यू शिव्यू जो भी है व्हाटएवर। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या पास करना है, माई नेफ पास कर दो। आप इसको यहाँ पे प्रॉप्स में भेज रहे हो माई नेफ, और ये इसी तरीके से बनाया माई नेफ, और इसको भी आप चेंज करना चाहो तो बोल दो भाई नेफ बार वैल्यूज। ठीक है, नेफ बार वैल्यूज इसी तरीके से बोल दो माई नेफ बार वैल्यू नेफ वैल्यूज, नेफ की सारी वैल्यूज यहाँ से आ रही हैं। अब इधर आ जाओ, ये आ गया प्रॉप्स के अंदर आपको मिलता है नेव वैल्यूज था, यही बनाया हुआ था। एक तो नाम मैंने पता नहीं क्या वैल्यू, नेव वैल्यू आ गया। अब अच्छा इसको भी चेक करते हैं, चलो क्या आया है, मुझे एग्जैक्टली तो पता नहीं चलेगा ना, आप इसको चेक करते हैं पहले console.log, और यहां चेक कर लो प्रॉप्स। पहले तो props.nav नेव वैल्यू में मुझे मिला क्या है वो देखते हैं आप। कंट्रोल शिफ्ट आई, नेव वैल्यू में मुझे एक ऑब्जेक्ट मिला जिसके अंदर ये चीजें मिल गया। आओ कॉपी करते हैं, नेव वैल्यू में ये मिल गया, इसको कॉपी करो। यहाँ पर नेव बार का ब्रांड नेम चाहिए और इसको ऐसे बनाना पड़ेगा, सॉरी ये, और इसको कॉपी कर लेते हैं हम यू। इसमें क्या चाहिए डॉट, सॉरी वो बोलेगा ऑब्जेक्ट में क्या था, टाइटल था, यहाँ पर मैंने वहां लिखा हुआ था टाइटल है, तो पहले वाले में टाइटल चाहिए, .title टाइटल आ गया। पोलो लिंक चाहिए, आप इसी चीज को यहां से कॉपी करें। पहले तो ये एग्जैक्टली कॉपी करो ना, अरे यार इसको भी मिटाओ, इसको भी मिटाओ और इसको भी मिटाओ। इन चारों में साथ साथ ये चीज पेस्ट करो। यहाँ आने के बाद LIN के लिंक और कर दो भाई 1 1 2 and 3, खत्म बात। और यहाँ पर ये रह गया क्या, परफेक्ट। ये लो भाई होम कैटेगरी पूरा नेवबार आपने कहां से सपोर्ट करवा दिया, ऐप के अंदर से। नेवबार के अंदर जो जो वैल्यू है आप वहां जाने की जरूरत नहीं है। और ये कस्टमाइज, ये चीज पता है कहां आपको फायदे देगी, एक कस्टमाइज वेब बनाने के लिए भी। एक बंदा अपने लिए कस्टमाइज कोई चीज बनाना चाह रहा है, आपने एक दफा ऑब्जेक्ट दे दिया और इस ऑब्जेक्ट को उसके लिए ड्रैग एंड ड्रॉप पे रख दिया। ये काम करके मैंने लास्ट टाइम जो बच्चे आपसे पहले वाले जो पास आउट हुए उन्होंने जो प्रोजेक्ट बनाया था, उसके अंदर बच्चे को मैंने प्रोजेक्ट दिया था उसका ट्रेलो देखा, ट्रेलो आप लोगों ने ट्रेलो यूज किया है? ट्रेलो में दिखा देता हूं, एक आप समझो टास्क मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है ट्रेलो। ये रहा, आप इसमें डेली बेसिस के अपने टास्क वगैरह अपलोड करते हैं। ये दिया था बच्चों को कि बनाओ, डेटा सेव हो, बैकएंड के ऊपर सारी चीजें, तो उसके हिसाब से उन्होंने बताया भाई चलना है ना
बिलाल सिद्दीक के नाम से, यस। अरे भाई मैं ही हूं, कसम से मैं ही हूं। कंटिन्यू। यूज पास की क्या होगी? क्या है भाई यार, क्या है? मोर वे टू वेरीफाई, और क्या रखा था? यूज पास की, और पास की भी मैंने कभी लगाई थी क्या? कंटिन्यू। यूज सेव पास की, ये क्या है? पास की डिवाइस, QR कोड विद द डिवाइस दैट हैज पास की यू वांट टू यूज गूगल फ्रॉम। पता नहीं क्या बता रहे हैं यार, अब लॉगिन नहीं कर रहा है, यहाँ पे रन कर रहा है मुझे। कोड भेज दिए क्या? सेटिंग पे जाएं, मैनेज गूगल अकाउंट पे जाएं। छोड़ो यार, लंबी लगा रहे हो, वहां पिक्चर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? जितनी देर में लॉगिन करेगा बंदा पागल हो जाएगा। ट्रेलो, ये लो भाई, ये रहा, ये ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप, इसके अंदर ऐसे टास्क पड़े होते हैं। ये रहा एग्जाम्पल पे, ये रहा इस बंदे ने बनाया हुआ, ये रहा, ऐसे होते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप टास्क बनाते हैं और इनको आप जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। ये रहा, मीन्स ये आपने बनाया टू डू, डूइंग और डन। मैंने यहाँ पे आपको टास्क आसान किए करने के लिए, ये टास्क है, आप बिल्कुल पहला करो, आप इसको उठा के ड्रैग कर दोगे यहाँ पे, और डेटाबेस में भी सेव हो जाएगा, फ्रंट एंड के अंदर भी ये। अब ये पूरा कस्टमाइज है, ड्रैग एंड ड्रॉप वाला काम चल रहा है, आप अपनी मर्जी से डिव बना रहे हैं। जब आप क्लिक करते हैं एक कार्ड क्रिएट होता है, आप डिलीट करते कार्ड डिलीट होता है, आप ड्रैग करते हैं एक कार्ड एक एरे से निकल के दूसरे एरे में चला जाता है, वहां से उठाते हैं, तो आप वहां से सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा था, पीछे प्रोग्रामिंग उसके हिसाब से खुद चल रही होती है। और ये क्या, ये भी इसी तरीके से। इसके लिए क्या है, इसके लिए फिर हमें डेटा इस फॉर्मेट में चाहिए होता है कि भाई फिर कस्टमाइज ना हो, फिर जितना डेटा है वो आपके कंट्रोल में हो। अगर सब का सब जो है वो मैनुअली लिखा हुआ है, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट सब मैनुअली लिखा हुआ है, तो उसको कंट्रोल तो नहीं कर सकते आप। तो उसके लिए क्या है, फिर हम ये इस तरीके से यूज करते हैं। बहरहाल ये तो एक नैब बार है, छोटी सी चीज के लिए आप प्रॉप्स यूज करोगे। ज्यादा बड़ा डेटा है तो फिर आप क्या यूज करोगे, आगे जाके हम इंशाल्लाह देखेंगे। हमारे पास मल्टीपल चीजें हैं इसको यूज करने के लिए, स्टोर्स होते हैं पूरे पूरे, वो हम बनाएंगे। तो ऐसे प्रॉप से आप लोगों ने डेटा पास करना है। एक नैब बार बन गया, अब दूसरा कंपोनेंट बनाना है। एग्जैक्टली आप आओगे नीचे यहीं पर, और यहां आप क्लिक करोगे और ये बनाओगे आप, क्या था वो, हीरो सेक्शन डॉट JSX, ये बनाया। आप यहाँ पे सिंपल लिख दो RARFC, एंटर, और यहाँ आपने बनाना है हीरो सेक्शन। एक हीरो सेक्शन में आप इमेज लगा दो, डिव बना दो, वट जो भी आप बनाओगे, हीरो सेक्शन बन गया। अब बिलफर्ज आई एम डिस्को क्या सेंटर, और यहाँ जो H1 आई एम हीरो सेक्शन, सेव। यहां आते हैं ऐप पर, स्नैप बार के नीचे इसको लेकर आते हैं, हीरो सेक्शन को स्लैश लगा के ये कर देते हैं, यहां पर आ गया। अब आओ इसके अंदर देखो, हीरो सेक्शन आ गया उसके नीचे, इस तरीके से उसके नीचे अबाउट, कॉन्टैक्ट जितने हैं आप, ये एक बन रहा है असल में क्या, लैंडिंग पेज। क्या बन रहा है, लैंडिंग पेज बन रहा है, जिसके थ्रू आप वर्किंग कर रहे हैं। भाई लैंडिंग पेज पे क्लिक किया, इस तरीके से लैंडिंग पेज वर्किंग कर रहा है। इसके साथ आप नॉर्मल लिंक, अच्छा यहाँ आप अभी एंकर टैग नहीं यूज करेंगे। एंकर टैग रिएक्ट में सिर्फ यूज होता है किस लिए, थर्ड पार्टी वेबसाइट के लिए। मतलब मैंने फेसबुक का लोगो बनाया, विजिट माय फेसबुक अकाउंट, नीचे इंस्टाग्राम और कॉन्टैक्ट के लिए कोई क्लिक करे, फेसबुक का खुल जाए, बस इन कामों के लिए यूज होता है। एंकर टैग पेजेस चेंज करने के लिए होता है। अच्छा, एंकर टैग और किस काम आता है, एक पेज पे स्क्रॉल डाउन करने के लिए, दूसरा एक पेज से कहीं थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जाने के लिए जो मैंने बताया, तीसरा होम, अबाउट। यहाँ तो पेजेस ही नहीं है, दिस वन इज सिंगल पेज एप्लीकेशन। यहाँ पे index.html की दूसरी फाइल ही नहीं है, तो वो जाएगा कहाँ पे, इसलिए ये बिल्कुल फेल है। यहाँ पे एंकर टैग इस तरीके से यूज होगा ही नहीं। यहाँ पर हम कुछ और चीजें वो यूज करेंगे, राउटिंग्स पूरी यूज होंगी, राउटर्स बनेंगे, वो किस तरीके से बनते हैं वो इंशाल्लाह हम आगे क्लासेस में देखते जाएंगे वन बाय वन। तो पहले ये होगा आपको नैब बार बनाना। अब आप मुझे नेक्स्ट क्लास तक, ये वाला है ना, ये वाला पूरा वीक आपके पास है,
पहला असाइनमेंट आपका है, आपने एक लैंडिंग पेज बेहतरीन सा इसके थ्रू रेडी करना है। आप इस पे बूटस्ट्रैप अटैच कर सकते हैं, कैसे होगा मैं बता देता हूं। अभी आसान तरीका, बूटस्ट्रैप इंस्टॉल भी होती है रिएक्ट के अंदर, लेकिन मैं अभी इंस्टॉल करने वाला तरीका नहीं बता रहा। आसान काम है, index.html पे आगे यहाँ बूटस्ट्रैप का लिंक लगा दो, खत्म कहानी। बस अभी आसान सा काम करो, ऊपर आओ, ये लिंक्स होते हैं ना ये यहाँ पर, तो यहाँ आके आप बूटस्ट्रैप का लिंक लगा दो। लेट मी शो यू हाउ इट विल वर्क। गूगल पर आते हैं और बूटस्ट्रैप 20 चल रही है, अभी 5 चल रही है, अच्छा ठीक है। मतलब यहाँ आते हैं, आप सिंपली आओ, डाउनलोड्स पर आओ और जहां से जो लिंक मिले उसको ऐसे डाउनलोड करो और यहाँ पर जाके अटैच कर दो। हो गया, स्क्रिप्ट अटैच हो गई। आप यहाँ आए, जरा चेक करते हैं अटैच हुआ है या नहीं हुआ है। मैं इसको कर देता हूँ क्लास नेम टेक्स्ट डेंजर, ऐसे ही होता है। लेट्स सी, देखा तो वर्किंग कर गया, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, कोई मसला? ये हो गया सिंपल बूटस्ट्रैप अटैच। अब बूटस्ट्रैप अटैच हो गया, आप क्लास नेम लगाओ, सीधा सीधा कनेक्ट करो और चलाते जाओ। अब आपको मसले आएंगे। मसले क्या आएंगे? जब आप एक लैंडिंग पेज बनाने जाओगे ना, इसके ऊपर आप इमेजेस लगाओगे, आपसे समझ नहीं आएगा यार इमेज कहाँ रखूं, कैसे रखूं। ये काम मत करना, जुगाड़ कहीं पर भी आप बोलो यार अभी तो फिलहाल जमा कराना, जुगाड़ कर दूं, कहीं से लिंक उठा, बाद में आगे आपके लिए मसला आएगा। प्रॉपर प्रोजेक्ट डाउनलोड करो, एक सोचो कोई भी एक लैंडिंग पेज निकालो आप। अगर बोलते हो मुझे तो फिर मैं निकाल के दे दूं, ठीक है। मैं कोई एक सीधा सा लैंडिंग पेज निकाल के देता हूं, आसान सा, बस थोड़े बहुत डिजाइन होगा, कार्ड वार्ड बने होंगे, डिट्टो कॉपी करके उसको बना दो, सिंपल। बाकी कोई, अब ये आपकी समझ लो, यहां तक आपका जो आपने HTML सीखी थी ना, मैंने आपको HTML रिएक्ट के ऊपर लाना सिखा दिया, लेकिन सिर्फ लैंडिंग पेज का काम तक, ठीक है, सिर्फ लैंडिंग पेज के ऊपर, ठीक है। ये होगा सिंपल। दूसरा है कि अगर छोटी मोटी फंक्शनैलिटी डालनी है वो कैसे होगी, वो सारा मैं आगे बता दूंगा। अभी सिंपल आप यहाँ पर बाकी चीजों को छोड़ के ये वाला जो काम बताया वो लगा दें। नैव बार का आप कंटेंट यूज कर सकते हैं। लेट चेक, नैव बार कहाँ गया, क्या था? नैव बार थोड़ी था, बूटस्ट्रैप का नैव बार होता है। कहाँ मिलता है नैव बार? कंपोनेंट्स होते हैं बूटस्ट्रैप में, क्या होते हैं? चल जा भाई, कंपोनेंट्स। और यहाँ से उठाओ, कुछ लगा के देख लेते हैं, कोई एक चीज, बैच बैच छोटा मोटा कुछ हल्का फुल्का सा, हल्का फुल्का टक। ये क्या है? बटन्स लगा देते हैं। आओ बूटस्ट्रैप के ये भी लग जाएंगे। कोई और चीज देखते हैं, कैरोसोल, ये भी नहीं। एक आता है वो ऑफ कैनवास, मोडाल लगा लेते हैं, मोडाल। लेट्स चेक कि भाई ये कैसे वर्किंग करेगा। ये रहा, कॉपी करते हैं, आओ और हीरो सेक्शन में यहाँ पर नीचे इसको लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। आओ चेक करते हैं ये क्या करता है। चल जा भाई, क्यों नहीं चला? ये क्या है? आई थिंक मेरा ख्याल है, अच्छा मैंने जो कोड कॉपी किया सिर्फ उसका, उसके बटन का तो है ही नहीं, बटन समेत ही रहा कोड, क्लिक करने के लिए बटन ही नहीं था वहां। ये आ गया मोडाल, और मोडाल का बटन भी आ गया। अब एरर देना शुरू कर दिया इसने। क्या है? बटन ट्रिगर। या आओ, जिस चीज पर एरर है वो देख लो। ये क्या लिखा हुआ है भाई? ऐसे तरीके से कमेंट थोड़ी होता है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ आओ, और कोई चीज, एरर खुद बताएगा। मोडाल ठीक है, सिंपल हो गया। बूटस्ट्रैप भी अटैच करना बता दी, तो बूटस्ट्रैप भी आ गई, HTML पूरी आपको लगाना आ गई। आपको पता चल गया CSS कैसे अटैच होगी, आपको पता चल गया इसके अंदर किस तरीके से एक डेटा एक उससे दूसरे उसमें पास कैसे होगा, एक कंपोनेंट से दूसरा। हर चीज का कंपोनेंट बनाना है, हर चीज का। एक सेक्शन बना जिसके अंदर प्रोडक्ट सेक्शन है, ढेरों सारी प्रोडक्ट है। आपने सिर्फ एक काम करना है, एक कार्ड बनाना है बस। बाकी कार्ड के लिए कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एक कार्ड बना के कंपोनेंट्स पेस्ट कर दो। कार्ड है ना, एक कार्ड में आप लूप चला सकते हो, बहुत सारी चीजें, वो हम देखेंगे कैसे। अच्छा, एक बात याद रखना, ये जो टैग है ना HTML वाले, जिसको JSX बोलते हैं, इसके दरमियान में जो डेटा है ना, वहां आप सिर्फ वो जावास्क्रिप्ट लगा सकते हो जिसमें आप बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, एक्सप्रेशंस। खाली आप कुछ बना नहीं सकते। मतलब ये कि मुझे H1 A ऊपर बना हुआ है, A को सिर्फ शो करवाना है, प्रिंट कराना है, वो आप करा सकते हो, लेकिन A को डिक्लेयर यहां पे नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरीके से फॉर लूप आप यहां नहीं लगा सकते, इफ की कंडीशन आप यहां नहीं लगा सकते। समझ आई बात? मैं आपको एक और चीज है जावास्क्रिप्ट में, अगर बेसिक देखोगे तो ये वाली चीज भी आप यहां पे इंप्लीमेंट कर सकते हो। मैं सिंपल बता देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ये भी हटाते हैं, मैं करता हूं ये जावास्क्रिप्ट, ठीक है। यहां
अब यहाँ पर ना आप पूरा अलग से कंटेंट डिफाइन कर सकते हो कि भाई ये चीज हो, ऐसे हो तो ऐसे हो, ऐसे हो तो फिर ऐसे हो, जो भी है। यहाँ अगर आप लिखोगे बिलफर्स क्या होता है, a बराबर हो 10 के, ठीक है, ये किया क्वेश्चन मार्क और ऐसे कुछ करके होता है H1 में, या रिटर्न करना पड़ता है, क्या है, लंबी हो जाएगी, मैं ट्राई करता हूँ। H1 नहीं, मेरा ख्याल है रिटर्न में देना था मैंने शायद। इफ एक मिनट रुक जाओ जरा, यहाँ आते हैं ऐसे, रिटर्न्स देना पड़ेगा शायद। a बराबर हो 10 के, ट्रू एंड फॉल्स की कंडीशन में, क्वेश्चन मार्क आ गया, और देन H1 यहाँ आएगा कॉलन, और ये आएगा, हाँ यहाँ लिख देते हैं हाय, और यहाँ लिख देते हैं बाय, ठीक है। और मैं यहाँ ऊपर कर देता हूँ कॉन्स्ट a इज इक्वल टू 10, खत्म बात। अरे यार मैंने बंद कर दिया था क्या, चल भाई, लोकल होस्ट 3000, क्या एरर दे दिया, असाइनमेंट कॉन्स्ट वेरिएबल, असाइनमेंट टू कॉन्स्ट वेरिएबल, अच्छा यहाँ डबल ओ लगाना था। लेट्स, क्या लिखा हुआ आ रहा है, हाय, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है 10 है, अदरवाइज क्या है बाय लिखा हुआ आएगा। अब यहाँ अगर मैं वैल्यू चेंज कर दूं, इसकी कर दूं 9, तो ये हो जाएगा ये। अब ये चीज आपको समझ नहीं आ रही कि आप बोलोगे ये क्या चीज है, पता है क्या है, एक ट्रिगर के ऊपर आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो, अगर डार्क मोड ट्रू है तो पूरी वेबसाइट डार्क हो जाए, फॉल्स है तो फॉल्स हो जाए। अब नैपबार के अंदर वहां आपको कलर डिफाइन करना पड़ेगा, आपको पता है, मैंने बताया आपको CSS में भी जो आप वैल्यू दे रहे हो ब्रैकेट में दे सकते हो, तो डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो आप जो वेबसाइट लैंडिंग पेज बनाओगे ना, उसके कॉर्नर पे नैपबार में एक बटन देके ट्रू एंड फॉल्स की वैल्यू के साथ डार्क एंड लाइट मोड लगा सकते हो। ये ऑप्शन है, ऑप्शनल है, जो करना चाहे गुड है, जिससे ना हो फिर हम आगे इंशाल्लाह करेंगे तो समझ आ जाएगा। लेकिन ये मैंने कंडीशन इसलिए बढ़ा दी, ये क्या है, ये कौन सी कंडीशन है, हमने पढ़ी है पहले या नहीं पढ़ी है, टर्नरी ऑपरेटर है, मैंने कहा था ECMA 6 में। यहाँ आप ये तो लगा सकते हो, लेकिन यहाँ आप इफ एल्स नहीं बना सकते, ये कंडीशन चल रही है ना, यहाँ आप ये नहीं कर सकते थे, यहाँ आप ये नहीं कर सकते इफ a बराबर हो जाए 10 के, और ये इस तरीके से यहाँ ये नहीं चला सकते आप, ये नहीं चलेगा, ठीक है, लेकिन टर्नरी यहाँ चल जाएगा, यहाँ टर्नरी चल जाएगा, समझ गए बात। तो इस तरीके से पूरी कंडीशन लगी होती है टर्नरी के ऊपर। यहाँ टर्नरी की बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए, मैप की, एरे के मेथड्स की, ये मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि रिपीट, मैप, एरे मेथड्स जितने हैं वो, टर्नरी ऑपरेटर्स, इनकी अच्छी से प्रैक्टिस कर लेना बस, ठीक है। स्विच केस भी अक्सर यूज हो जाता है, हम वो भी यूज कर लेते हैं, बहरहाल इनके लिए ज्यादा है, समझ गए बात। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो अगले मंडे आएगी उसमें आप लोग लैंडिंग पेज बनाओगे, बाकी कल इंशाल्लाह हम इसको थोड़ा और डिटेल में आगे देखेंगे कि हमारे पास प्रॉप्स के अंदर और क्या क्या चीजें जा सकती हैं, किस टाइप की वैल्यू उठाएगा, किस टाइप की नहीं उठाएगा, ये सारी चीजें बेसिक सीखेंगे। आज के लिए हम इसको यहीं स्टॉप करते हैं, बाकी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग